हो गया। हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ग्रामीण इलाकों पर शासन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वो यहाँ पर आते थे और रेशम, कपास, नील और मसालों का व्यापार करते थे। यहाँ से आइटम खरीदते थे और यूरोपियन मार्केट में बेचते थे। ये रेशम, कपास, नील और मसाले बहुत ही सस्ते रेट पर ख़रीदते थे और इनको ऊंचे दामों पर यूरोपियन मार्केट में बेचते थे और बड़ा मुनाफा कमाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो यहाँ आने लगे तब उन्होंने देखा छोटे छोटे रूलर थे जो आपस में मीन्स छोटे छोटे शासक थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने उनकी आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और वो जब दो रूलर आपस में लड़ते थे तब वो एक की मदद कर दिया करते थे। और जो राजा हार जाता था, जो शासक हार जाता था, तो अंग्रेज़ उसकी लूटी हुई संपत्ति में अपना हिस्सा मांगते थे। या तो वो जो ज़मीन पर कब्जा करता था जीता हुआ राजा, उस पर भी अपना हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से व्यापार के साथ साथ बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया। इसके लिए उन्होंने फोर्ट बनवाना यानी कि किले बनवाना शुरू करे और उन किलों की हिफाजत के लिए उन्होंने आर्मी को रखना शुरू किया, यानी कि फ़ौज को, सेना को रखना शुरू किया। उन्होंने बड़े बड़े किले बंगाल के तट पर बनवाए और जब इन किलों को बनवाने के लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उनको मना किया तो एक टेंशन क्रिएट हो गई, यानी कि तनाव उत्पन्न हो गया और ये तनाव ले गया प्लासी के युद्ध तक। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के बीच नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और मीर जाफ़र को बंगाल का नया शासक बना दिया। इसके बदले में बंगाल के शासक यानी कि मीर जाफ़र को उनको लगान अदा करना था, लेकिन लगान इतना ज़्यादा था कि मीर जाफ़र उस लगान को अदा नहीं कर सका। इसलिए अंग्रेज़ों ने उन मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया शासक बना दिया। मीर कासिम को जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का शासक बना दिया तो मीर कासिम भी अंग्रेज़ों के तय किए हुए लगान को अदा नहीं कर सका और इसलिए अंग्रेज़ उसको भी हटाना चाहते थे। मगर मीर जाफ़र अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए एक बार फिर से एक दूसरा युद्ध हुआ जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद में, यानी कि इस लड़ाई के बाद में, मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने हरा दिया और लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। पहला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बना। इस बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर के युद्ध के एक साल बाद, यानी कि 12 अगस्त 1965 को मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकेंड ने राइट ऑफ दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार कंपनी को दे दिया। रेवेन्यू में लगान को वसूलने का अधिकार कंपनी को दे दिया। कंपनी ने बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट किया, यानी कि राजस्व को इकट्ठा करना शुरू किया। 1965 से पहले तक कंपनी जो माल यहाँ से ख़रीदती थी, यानी कि रेशम, कपास, नील और मसाले ख़रीदती थी और इनको यूरोपियन मार्केट में बेचती थी, उसके बदले में वो सोने और चांदी का आयात करती थी। यानी कि सोना और चांदी वहाँ से लाती थी और इसके बदले में ये आइटम वहाँ ले जाती थी। लेकिन दीवानी का अधिकार मिलने के बाद 1964 के बाद से ही कंपनी ने सोने और चांदी का आयात बंद कर दिया। इसलिए क्योंकि अब उसको इसके आयात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लगान वसूली से कंपनी के पास इतना पैसा आ चुका था कि अब उसको ये चीज़ें सारी रेशम, कपास, नील और मसाले ख़रीदने के लिए वहाँ से सोना और चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि राजस्व को, लगान को इकट्ठा करने का कोई भी सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे लगान इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि लगान इतना ज़्यादा था कि किसान उसको अदा नहीं कर सके। तो बहुत ही जल्दी जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी वो धराशायी होने लगी। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा इसके लिए कोई एक नया सिस्टम लाया जाए, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि लगान आसानी से इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले 1793 में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त
लाए। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाया गया। क्या था स्थायी बंदोबस्त में? उन्होंने एक फिक्स अमाउंट यानी कि फिक्स राशि सेट कर दी, जिसको कि जमींदार को पे करना था, यानी कि अंग्रेज़ों को देना था। इसमें क्या, जो छोटे राजा थे या ताल्लुकदार थे उनको जमींदार बना दिया गया, और रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि राजस्व लगान वसूली का अधिकार इन जमींदारों को दे दिया गया। ये जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे और कंपनी को देते थे। ये एक फिक्स मतलब स्थायी था, इसको आगे कभी बढ़ाया नहीं जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ पर ईयर यानी कि 1 लाख रुपए साल में जमींदारों से कहा कि वो कंपनी को देना है, अदा करना है, और जमींदार किसानों से उससे ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि अगर जमींदार को 1 लाख रुपया कंपनी को देना है और वो किसानों से 1.5 लाख रुपए ये वसूलते हैं, तो ये 50,000 रुपये ये एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा जमींदार वसूलते हैं। ब्रिटिश ये मानते थे कि जो एक्स्ट्रा पैसा जमींदार वसूलेंगे वो एग्रीकल्चर यानी कि भूमि के सुधार में लगा देंगे, जिससे कि भूमि की सुधार व्यवस्था भूमि में सुधार हो सकता है। लेकिन जो ये लगान इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार जो राशि अंग्रेज़ों ने फिक्स की थी उसको भी अदा नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि वो किसानों से उतना भी लगान इकट्ठा नहीं कर सके जितना कि अंग्रेज़ों को पे करना था, यानी कि अदा करना था। बहुत से ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई और बहुत से ज़मींदारी नीलाम कर दी गई। दूसरी तरफ ज़मींदारों ने किसानों पर इतना लगान रख दिया कि किसान भी उसको अदा नहीं कर सके और वो अपने गांव को छोड़कर जाने लगे। वो किसान खेती में या खेती करने में यानी कि एग्रीकल्चर में रुचि लेना बंद कर दी और वो अपने अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। इस सिस्टम के बाद अंग्रेज़ों को ये लगा, थोड़े दिन बाद, हालांकि थोड़े दिन के बाद ये व्यवस्था सुधर गई, मार्केट में तेज़ी आ गई, भूमि में भी सुधार हो गया, लेकिन किसानों की इनकम भी बढ़ गई। लेकिन ये इनकम सिर्फ ज़मींदारों की बढ़ी थी, न कि कंपनी की, क्योंकि ज़मींदारों को कंपनी को एक फिक्स अमाउंट ही देना था। तो कंपनी को ये लगा कि इस सिस्टम में ज़मींदारों को ज़्यादा फ़ायदा है न कि कंपनी को। तो इन 1820 में वो एक दूसरा सिस्टम लेके आए जिसको रैयत वाली व्यवस्था कहा जाता है। रैयत वाली व्यवस्था इसको लाए थॉमस मुनरो। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको इंट्रोड्यूस किया, यानी इसका परिचय कराया, और थॉमस मुनरो ने इसको विकसित किया। रैयत कहते थे किसान को, रैयत कहते थे किसान को कि अब जो लगान वसूला जाएगा वो सीधा, उसमें ज़मींदार बीच में नहीं होंगे, बल्कि ये सारा वसूला जाएगा सीधा किसान से। किसान कंपनी को सीधा लगान देंगे। इसमें कंपनी ने ये सोचा कि जब अगर वो ज़मींदार को बीच से हटा देते हैं और लगान सीधा रैयत यानी कि किसानों से वसूलते हैं, तो जो पैसा ज़मींदार की जेब में जाता था वो पैसा बच जाएगा और इससे किसान अपनी भूमि का सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें लगान इतना ज़्यादा था कि इसमें क्या किया गया कि सारा सर्वे ज़मीन का किया गया और उसके बाद ज़मीन के हिसाब से उसका लगान फिक्स किया गया। लेकिन लगान इतना ज़्यादा था कि ये रैयत यानी कि किसान भी उसको अदा नहीं कर सके। उसके बाद जब उनको ये लगा कि अब उसमें क्यों नहीं अदा कर सके, वो इसलिए नहीं अदा कर सके कि जब कंपनी ने किसानों से डायरेक्ट यानी कि सीधे तरह से लगान लेना शुरू किया तो कंपनी को उनकी कमाई का भी अंदाज़ा हो गया। उनको ये लगने लगा कि अब जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा है और वो ज़्यादा कमा रहे हैं और हमको कम दे रहे हैं। तो कुछ अति उत्साही जो उनके अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ा दिया, यानी कि लगान को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि किसान उसको अदा करने में असमर्थ हो गए और उन्होंने फिर एक बार से खेती बाड़ी में रुचि लेना बंद कर दिया और कंपनी का लगान कम हो गया। उसके बाद फिर 1822 में एक नई व्यवस्था आई, इसको महल वाली व्यवस्था कहा जाता है। महल का मतलब, महल वाली, ये हार्ल्ड मैकेंजी इसका परिचय कराया हार्ल्ड मैकेंजी ने। महल का मतलब एक गांव। उन्होंने ये कहा
कि एक गांव या एक ग्रुप, गांव का एक ग्रुप होगा जिसको महल कहा जाएगा। इसमें उन्होंने एक कलेक्टर को नियुक्त कर दिया। कलेक्टर गांव-गांव जाता था, ज़मीन की पैमाइश करता था यानी कि मापता था और उसका रिकॉर्ड बनाता था। इसमें जो कलेक्शन यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा जो था यानी कि लगान को जो वसूलने की जिम्मेदारी थी वो गांव के मुखिया की थी, कि गांव का मुखिया इसमें हेड यानी कि मुख्य माना गया और उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो सभी किसानों से लगान की वसूली करेगा। इसके साथ ही अब अंग्रेज़ों को ये लगा, इस व्यवस्था के बाद अब अंग्रेज़ों को ये लगा कि जो लगान वसूल रहे हैं इसके साथ साथ क्यों ना ऐसा किया जाए कि और जो दूसरी फसलें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड यानी कि डिमांड है यूरोपियन मार्केट में, उनकी खेती भी यहाँ करवाई जाए और उनको यूरोपियन मार्केट में बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। इसमें उन्होंने जो फसलें जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में जिनकी डिमांड थी वो थी जूट, तो उन्होंने डिफरेंट इन फसलों के लिए उन्होंने जो अदर हिस्से में अदर पार्ट्स में जो अलग अलग हिस्से थे देश के, जैसे कि बंगाल, अरे ये बंगाल, ये उन्होंने बंगाल के किसानों को फोर्स किया यानी कि इस बात के लिए मजबूर किया कि वो जूट की पैदावार करें। आसाम के किसानों को चाय के लिए मजबूर किया, पंजाब के किसानों को गेहूं के लिए, संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है उनको गन्ना पैदा करने के लिए, मद्रास में चावल के लिए और महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को कपास पैदा करने के लिए मजबूर किया, ताकि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा यूरोपियन मार्केट में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसके अलावा दूसरी अफीम, उन्होंने इस पर भी फोकस किया, प्रोडक्शन ऑफ अफीम यानी कि अफीम की खेती पर और नील की खेती पर भी। नील की डिमांड बहुत ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में थी क्योंकि फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ये अपने नील का जो प्लांट थे, जो नील के पौधे थे, उससे एक नीला कलर तैयार किया जाता था जिससे कि ये देश अब कपड़ों को, कॉटन को, जो प्रोडक्शन उनका कॉटन का था, जो कपड़ों का प्रोडक्शन होता था उसको कलर किया करते थे। हालांकि यूरोपियन जो डायर्स थे यानी कि रंगरेज थे वो एक दूसरे पौधे पर जिसका नाम वोट था उस पर भी डिपेंड थे, वो आसानी से वहाँ मिल जाता था, लेकिन वोट से जो कलर बनता था वो बहुत ही डल यानी कि पीला भी था और फीका कलर था। जो नील से जो कलर बनता था वो बहुत ही चमकदार बनता था। तो यूरोपियन मार्केट में नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। नील के और वोट का जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो जो वोट के प्रोड्यूसर थे यानी कि वोट के पैदा करने वाले थे, उन्होंने सरकार पर यह दबाव बनाया कि वो नील का आयात यूरोपियन मार्केट में बंद करे, यूरोपीय बाज़ारों में बंद करे। हालांकि थोड़े दिन के बाद जो नील के उत्पादक देश थे, कल्टीवेटर्स थे यानी कि उत्पादन करने वाले थे, उन्होंने थोड़ा रिलैक्स गवर्नमेंट से ले लिया, सरकार से थोड़ा रिलैक्स ले लिया कि नील को एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि निर्यात करने के लिए यूरोपियन मार्केट में, यूरोपीय बाज़ार में। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, आखिर में 19वीं सदी के आखिर में जब ब्रिटेन में प्रोडक्शन बढ़ने लगा कॉटन का, तो वहाँ पर नील की डिमांड भी बढ़ने लगी। नील जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से भी सप्लाई, नॉर्थ अमेरिका से सप्लाई किया जाता था, उसकी भी सप्लाई किन्हीं कारणों से बंद हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नील की होने लगी। अब नील कहाँ से मिल सकता था, जो रंगरेज थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको कहाँ से मिल सकता था नील, उन्होंने इंडिया से यानी कि उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। उस समय बंगाल मुख्य उत्पादक, नील का मुख्य उत्पादक राज्य था। बंगाल में 1788 में 30%, बंगाल 1788 तक 30% नील को निर्यात किया करता था। यही निर्यात 1810 में 95% पहुँच गया। तो नील की खेती को देखते हुए, नील की डिमांड को देखते हुए और उसके प्रॉफिट यानी कि मुनाफे को देखते हुए बहुत से इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज़ यहाँ आए और उन्होंने नील की खेती को शुरू करा। जो कंपनी के बहुत से कर्मचारी थे, एजेंट थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने भी इसमें पैसा निवेश करना शुरू कर दिया, नील की खेती में पैसा निवेश करना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे प्लांटर, उनको प्लांटर्स कहा जाता था, बागान मालिक कहा जाता था। बहुत से ऐसे बागान मालिक भी थे जो इनके पास पैसा नहीं होता था,
उनको कंपनी लोन दे देती थी या बैंक देती थी। नई नई बैंकें जो उस वक्त नई नई पैदा हो गई थी वो भी उनको लोन दे दिया करती थी। अब देखते हैं नील का खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती करने के दो सिस्टम थे, तरीके थे, व्यवस्थाएं थी, जिसको एक निज कहा जाता था और एक रैयती कहा जाता था। पहले देखेंगे निज क्या था, निज व्यवस्था क्या थी। निज व्यवस्था वो थी कि जो प्लांटर्स थे, जो बागान के मालिक थे, ये खेती उनके निजी अंडर में रहा करती थी। इसका कंट्रोल, वो नियंत्रण वो खुद किया करते थे। जो बागान इसके लिए या तो वो ज़मीनों को ख़रीदते थे या फिर ज़मीनों को रेंट पे, लीज पे यानी कि किराए पर लिया, पट्टे पर लिया करते थे। और वो मज़दूरों का भी अरेंजमेंट यानी कि मज़दूरों का इंतज़ाम भी उनको खुद करना होता था। और जितने भी उपकरण खेती में इस्तेमाल किए जाते थे उन सब का अरेंजमेंट यानी कि इंतज़ाम उनको खुद करना पड़ता था। तो ये एक डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल काम था। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? पहली 3 प्रॉब्लम थी। पहली थी ज़मीन की व्यवस्था करना। निज कल्टीवेशन में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी? पहली थी ज़मीन की व्यवस्था करना। जो प्लांटर्स थे, बागान मालिक थे, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े उपलब्ध थे, क्योंकि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था। और इंडिगो के प्लांटेशन यानी कि नील की खेती के लिए एक बड़े खेत की ज़रूरत होती थी। तो जो बागान मालिक थे वो फैक्ट्री के पास में ही बड़े बड़े खेत चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वहाँ के जो किसान थे, जो पूर्वजों से, जिनके पूर्वज वहाँ पर खेती करते आ रहे थे, उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया, कोशिश करी, और इससे एक तनाव उत्पन्न हो गया। तो उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरा था मज़दूरों की व्यवस्था करना। मज़दूरों की व्यवस्था करना भी एक मुश्किल काम इसलिए था क्योंकि जब नील की खेती होती थी, जब नील के पैदावार का टाइम होता था, उसी समय सारे मज़दूर चावल की रोपाई में बिजी होते थे, यानी कि व्यस्त होते थे। इसलिए मज़दूरों की व्यवस्था भी मुश्किल हो जाती थी। तीसरा था उपकरणों की व्यवस्था करना। इसके लिए जो ज़रूरत होता था, नील की खेती जो है बड़े भूभाग पर किया जाता था। इसके लिए ज़्यादा उपकरणों की यानी कि हलों की, उस खेत को जोतने के लिए ज़्यादा हलों की ज़रूरत होती थी। इसका उदाहरण है के लिए 1 बीघा खेत जोतने के लिए 2 हल की ज़रूरत होती थी। अब किसी प्लांटर्स या बाग मालिक के पास 1000 बीघा खेती है तो उसके लिए उसको 2000 हल की ज़रूरत पड़ती थी। इतनी बड़ी मात्रा में हलों का इंतजाम करना एक मुश्किल काम था। ना तो ये ख़रीदे जा सकते थे और ना ही दूसरे किसानों से उधार लिए जा सकते थे, क्योंकि दूसरे किसान भी अपनी अपनी धान की रोपाई यानी कि चावल की रोपाई के लिए बिजी हुआ करते थे, यानी कि व्यस्त रहते थे। तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ, वो थोड़ा प्लांटर्स जो बाग मालिक थे वो निज कल्टीवेशन यानी कि खुद खेती करने से हिचकिचाने लगे। इसलिए इसका उत्पादन, नील की खेती का उत्पादन घटकर सिर्फ 25% रह गया। दूसरा था रैयती सिस्टम। रैयती सिस्टम में प्लांटर्स यानी कि जो बागान मालिक थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे, समझौता पे साइन कराते थे रैयत से। क्या समझौते पे साइन कराते थे कि वो उनको एडवांस मनी, पैसा दे देंगे नील की खेती करने के लिए, लेकिन इसके बदले में उनके पास जितनी भी ज़मीन है उस पर कम से कम 25% नील की खेती करेंगे। मेनली जो मुखिया होता था उस पर इस कॉन्ट्रैक्ट, उसके साइन इस कॉन्ट्रैक्ट पर कराए जाते थे। तो शुरुआती बहुत से किसानों ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, प्लांटर से एडवांस पैसा लिया और नील की खेती शुरू कर दी। बीज और उपकरण बाग मालिक उपलब्ध कराते थे। मिट्टी को तैयार करना, बीज को बोना और फसल की देखभाल करना, यह जिम्मेदारी किसान की थी। जब वो फसल तैयार होती थी उसको वो काटते थे और वो बागान मालिकों को हैंडओवर कर देते थे, उनको दे देते थे जाकर, और फिर उनको नया लोन मिल जाता था। शुरू में तो किसान इससे बड़ा आकर्षित थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ये सिस्टम तो कि वो एडवांस लेते हैं, फसल तैयार करते हैं, बागान मालिकों को देते हैं और फिर उनको इतना कम रेट मिलता था कि वो लोन को अदा नहीं कर पाते थे और फिर एडवांस में नया लोन को मिल जाता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नील की खेती को करने से मना कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 1859 में जो नील की
कल्टीवेटर थे, यानी कि नील पैदा करने वाले थे, उन्होंने 18 यानी कि 1859 में विद्रोह कर दिया और मना कर दिया कि अब वो नील की खेती नहीं करेंगे। जो प्लांटर्स बागान मालिक थे, जो उनके एजेंट थे, जिनको गुमाश्ता कहा जाता था, उनको पीटा गया। जो रेंट वसूलने आए थे उनको पीटा गया। और जो लठियाल यानी कि जो लाठी रखने वाले, उनको लठियाल कहा जाता था। इनको बागान मालिक रखते थे धमकाने के लिए और मजदूरों को डराने के लिए। उनसे भी एक ज़मीनी लड़ाई लड़ी गई। जब ये कंडीशन, इस कंडीशन में 2 साल पहले 1857 का विद्रोह हो चुका था। सरकार उस विद्रोह से डरी हुई थी, तो उसको लगा कि अब कोई ऐसा विद्रोह ना हो, इसलिए गवर्नर जनरल ने उन इलाकों का दौरा किया और मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि कोई भी मजदूरों को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ये नोटिस जब एशले ईडन ने जारी किया, मजदूरों को ये लगा कि सरकार उनके फेवर में यानी कि उनके पक्ष में आ गई है। इससे पहले ज़मींदार और मुखिया, जो गांव के मुखिया थे, वो भी इन किसान के फेवर में थे। वो गांव में घूम कर लोगों को इकट्ठा करते थे और नील की खेती न करने के लिए उकसाते थे। मुखिया इसलिए सरकार नाराज़ थे बागान मालिक से कि उनको ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता था। ज़मींदार इसलिए नाराज़ थे क्योंकि बाग मालिकान की ताकत बराबर बढ़ रही थी, शक्ति बढ़ रही थी और उनको ज़बरदस्ती उनसे लीज पर ज़मीनें ली जा रही थी नील की खेती करने के लिए। किसान इसलिए नाराज़ थे कि जब नील की खेती एक बार ज़मीन पर हो जाती थी, नील के प्लांट्स यानी कि पौधे बहुत ही गहरी ज़मीनें बहुत ही गहरे तक जाते थे, उनकी लंबी जड़ें होती थी और एक बार नील की खेती होने के बाद वो खेत या ज़मीन इस लायक नहीं होती थी कि उस पर दोबारा से चावल पैदा किया जा सके। तो इसलिए जब एशले ईडन ने ये नोटिस जारी किया कि कोई भी मजदूरों को मजबूर नहीं करेगा नील की खेती करने के लिए, तो मजदूरों ने ये समझा कि सरकार हमारे फेवर में है और उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया और जो बागान मालिक थे उनको भी हत्या करने का प्रयास किया। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को उनको बचाने के लिए, बागान मालिकों को बचाने के लिए मिलिट्री तक बुलानी पड़ी। जब धीरे धीरे फिर आखिर में 19वीं सदी के आखिर में ऐसा ये हुआ कि सिंथेटिक नील यानी कि कृत्रिम नील भी बनाया जाने लगा, जिससे कि नील की पैदावार कम होने लगी। जो कंडीशन जब ज़्यादा बिगड़ गई, मतलब कि हालात को जब ज़्यादा बिगड़ गए, तब बंगाल में जो बागान मालिक थे उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया और बिहार की तरफ रुख कर दिया। बिहार में भी यही सिस्टम अपनाया गया, यही व्यवस्था अपनाई गई। उसी समय गांधी जी, जो कि साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, बिहार के किसान ने उन्हें सारी दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा बताई। गांधी जी ने उनका दौरा किया, उन क्षेत्रों का जहां पर किसानों की बुरी दशा थी, और उन्होंने इन बागान मालिकों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसको चंपारण आंदोलन कहा जाता है। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।